नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम कई मायनों में खास है। अगर हम बात करें आज के दौर में विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी अब परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इन परीक्षा की तैयारियों को लेकर कई चीजें उनको फेस करनी पड़ती है। एक प्रोग्राम है परीक्षा पे चर्चा, जो माननीय प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम के जरिए विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, उनके तनाव को कम करने के लिए और वो अच्छे से परीक्षा दें। इसलिए आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद कुमार जी। आप पीएन श्री विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम सर बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री हमेशा से प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम करते आए हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर। सर, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये बहुत ही अनूठी पहल है। ये एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई बहुत ही विशिष्ट और अनूठी पहल। एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया, जो प्रतिदिन सैकड़ों परीक्षाओं का सामना करते होंगे, उनसे बेहतर और कौन हो सकता है बच्चों को ये मंत्र देने के लिए कि परीक्षाएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। इन परीक्षाओं से डरने और घबराने की बजाय हमें इसे एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए। इसके लिए पहले से एक योजना बनाकर तैयारी करनी चाहिए और फिर परिणाम की फिक्र किए बिना हमें परीक्षा में भाग लेना चाहिए, ताकि हम तनाव मुक्त होकर परीक्षा में भाग लें और न केवल विद्यार्थी बल्कि उनके अभिभावक भी तनावग्रस्त हो ना हो। इसलिए ये जरूरी है। तो मैं इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगा कि इतने व्यस्ततम समय में भी वो अपने बच्चों के बारे में, देश के विद्यार्थियों के बारे में इतना सोचते हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनका तनाव दूर करने के लिए उनको परीक्षा से सामना करने के उपाय लेकर आते हैं, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे परीक्षा में भाग लें और अच्छे परीक्षा परिणाम दें और साथ ही तनाव से मुक्त रहें। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री की पहल रहती ही है। सर, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज आती है, एक तनाव को लेकर जो बात करते हैं, सबसे पहले सर भूमिका स्वयं विद्यार्थी की है। उसके बाद बात करें तो उसके माता पिता या अभिभावकों की है, और उसके बाद बात करें तो शिक्षक की भी है। आप खुद सर शिक्षक हैं और प्राचार्य हैं स्कूल के, तो सर किस तरह आप इन तीनों बातों को शिक्षक एक विद्यार्थी को बताएंगे कि हाँ, अपनी अपनी भूमिका जो जिनकी है वो किस तरह से उनकी हो, जिससे बच्चा तनाव में ना आ पाए? बिल्कुल ठीक। विद्यार्थी के जीवन में दो मुख्य व्यक्ति होते हैं जिनका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है विद्यार्थी के जीवन में। विद्यार्थी स्वयं, इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के अभिभावक और उसके शिक्षकगण। ये तीनों ही स्तंभ मिलकर एक दूसरे के साथ अगर सहयोग करके चलेंगे तो न केवल विद्यार्थी तनाव से मुक्त रहेंगे बल्कि परीक्षाओं में बेहतर परिणाम भी दे पाएंगे। अगर हम तीनों ही आयामों का अपना अपना योगदान या अपने अपनी तैयारियों की बात करें, तो विद्यार्थी के लिए ये आवश्यक है कि निरंतर वर्ष भर वो ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करें, अपनी पढ़ाई में निरंतर रहें, शिक्षकों द्वारा जो भी उनको निर्देश दिया जाता है, दिशा निर्देश, उसकी शब्द से पालना सुनिश्चित करें और एक दिनचर्या बनाकर अपना पढ़ाई करें। एक टाइम टेबल उनका प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों को और शारीरिक गतिविधियों को भी स्थान देना चाहिए। अभिभावकों के लिए यह जरूरी है कि वो अपने पाल्यों या अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई विद्यालय में कैसी हो रही है इसके बारे में निरंतर विद्यालय से फीडबैक लेते रहें, अपने बच्चों के शिक्षकों से निरंतर संवाद स्थापित रखें। उनका जो परफॉर्मेंस है विद्यालय के दौरान वर्ष भर, उनका क्लासरूम में या उनका जो मंथली टेस्ट होता है उसमें उनके परफॉर्मेंस, उसके ऊपर निगरानी रखें और अगर उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है तो शिक्षकों से संवाद स्थापित कर उसका कारण जानने का प्रयत्न करें और फिर उसका उपाय खोजने का कोशिश करें। साथ ही विद्यार्थियों पर हमेशा अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का ही दबाव न बनाकर रखें। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करें, उनको शाबाशी दें, उनका मनोबल बढ़ाएं और भावनात्मक रूप से उनका साथ दें, सहयोग दें, उनकी मदद करें।
हम जानते हैं कि किशोरावस्था अपने आप में ही बहुत समस्याओं से भरी अवस्था होती है, जिसमें विद्यार्थी बहुत सारे शारीरिक बदलावों से गुजरते हैं। साथ ही आज के जमाने में जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है, वहाँ सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे सभी के जीवन पर अत्यधिक होता है। किशोरावस्था में ये और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में हम दूसरों का आकर्षण, दूसरों का अटेंशन हम लेना चाहते हैं और उस प्रयत्न में हम लगे रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी प्रशंसा करें या हमारे फॉलोअर बने या सबको हम अच्छे लगे। तो ऐसे में भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ लगाव रखें और उनको समय दें, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयत्न करें। उनके जीवन में या उनके क्रियाकलापों में अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस बदलाव के पीछे कोई गंभीर कारण हो सकते हैं। ऐसे में अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और दोस्त की तरह उनके साथ व्यवहार करें, ताकि आपसे वो कोई भी बातें छुपाए नहीं। विशेषकर अगर उनके जीवन में कुछ गलत चल रहा है या कुछ सीरियस चल रहा है तो वो आपके साथ शेयर करें, ताकि समय रहते ही आप उनकी समस्याओं को जान पाएं और उनका कोई बेहतर उपाय और हल ढूंढ पाएं। बच्चों की उस समस्या में आप उसका सहयोग कर पाएं। सर, आपने बात की बच्चा पूरे वर्ष भर पढ़ाई करे। सर, एक बच्चा है जो मान लीजिए वर्ष भर पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा के समय भी वो तनाव में आ जाता है। इसकी क्या वजह देखते हैं? और दूसरी बात सर, आपने की एक खेलकूद की कि बच्चा खेलकूद भी करता है। कई माँ बाप सर ऐसे होते हैं कि जब पढ़ाई का वक्त आता है, परीक्षा का वक्त आता है, तो उस वक्त कई गतिविधियां जैसे खेलकूद या अन्य कोई गतिविधि करता है उस पर रोक लगाते हैं। तो इन दोनों बातों को किस तरह लेंगे आप? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। आप परीक्षाओं के दौरान भी आप एक आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें। विशेषकर अगर आपके कोई अभिरुचि है, आपकी हॉबी है, तो उसको आप समय दीजिए। वो आपके लिए एक रिक्रिएशन का काम करेगा। आप हमेशा पढ़ते ही रहें। मनुष्य का एक कंसंट्रेशन का एक पर्टिकुलर स्पैन होता है, उसके बाद आप बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ऐसे में हर 4-5 घंटे की अगर सीटिंग आपने की है तो सुबह या शाम के वक्त आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जिससे, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है, आपके शरीर को बढ़ने की और आपके शरीर को व्यायाम की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपकी एकाग्रता बनी रहे, इसके लिए भी ये जरूरी है कि एक 4-5 घंटे की पढ़ाई के बाद हम अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर दूसरी चीजों में लगाएं, ताकि उसके बाद फिर से पढ़ने बैठे तो हम एकाग्रचित होकर पढ़ पाए। आपने सवाल किया कि बच्चा वर्ष भर विद्यालय आता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि परीक्षा के दिनों में उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं और वो तनावग्रसित हो जाता है? जी बिल्कुल। इसकी बड़ी वजह यह है कि विद्यार्थी स्कूल में केवल शिक्षक को सुन रहा है, शिक्षक को करते हुए देख रहा है। अगर प्रतिदिन घर जाकर वह उस कार्य को नहीं दोहराएगा, उस आज के पढ़ाए हुए को पढ़कर नहीं देखेगा, तो बच्चा यह नहीं समझ सकता कि उसको क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया। अगर उसने निरंतर यह अभ्यास नहीं किया तो फिर वर्ष के अंत में कई सारे विषय हो जाते हैं। हर विषय का बहुत सारे चैप्टर्स और सिलेबस होता है, तो इतनी सारी तैयारी फिर एक साथ करना किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता है। तो ऐसे में मेरी सलाह है सभी विद्यार्थियों से और अभिभावकों से कि आप प्रतिदिन निरंतर पढ़ाई करें। अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय से बच्चे को होमवर्क मिला है या कोई पढ़ाई का कोई काम मिला है या कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला है या कोई असाइनमेंट मिला है, तो बच्चा उसको अपने आप से करे, ना कि केवल दूसरों की नोटबुक से कॉपी करके। दूसरों की नोटबुक से जब बच्चा कॉपी करके होमवर्क करता है तो केवल वो जीरोक्स मशीन का कार्य करता है, खुद नया कुछ भी नहीं सीखता और उसकी क्रिएटिविटी सामने नहीं आती है। और हर एक बच्चा जो नोट्स बनाता है वो अपने अंदाज में बनाता है। सबका लिखने की अपनी एक कला होती है, तो हम दूसरे की कला को हम कॉपी नहीं कर सकते। ऐसे में बेहतर होगा कि हम अपने नोट्स बनाएं और इसके लिए जरूरी है कि हम निरंतर पढ़ाई करें। अगर निरंतरता रहेगी हमारी पढ़ाई में, निष्ठा और ईमानदारी रहेगी हमारी पढ़ाई में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वजह है कि हम परीक्षा के नाम पर भयभीत हों और हमें किसी भी तरह का तनाव हो। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही कि बच्चा स्कूल जाता है तो वो उसमें निरंतरता बनाए रखे। स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक उसको घर पे आकर दोहराए भी, और अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो क्या पढ़ रहा है, उस पर उसका क्या ध्यान, क्या देख रहा है, उसको भी लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है।
एक सवाल सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है कि अभिभावक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सफलता एक्सेप्ट करते हैं बच्चे की, लेकिन जहां असफलता उनको दिखती है वहां अभिभावक निराश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं और सारा गुस्सा या कुछ भी कहें वो विद्यार्थी पर निकालते हैं। और उस दौरान सर क्या होता है कि हम आपको देखने में आया होगा, हम सब भी देखते हैं कि कई बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अकेला रहकर भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी भावनात्मक जुड़ाव उनको नहीं मिल पाता है और फिर कई केस हमारे सामने आते हैं कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये तो सर ये क्या वजह है और किस तरह से इसको दूर किया जाए? बहुत सही कहा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभिभावक होने के नाते या हमारे समाज के विभिन्न लोग हम केवल सफलताओं को स्वीकार करते हैं। असफलता की स्वीकार्यता हमारे समाज में सामान्यता नहीं पाई जाती। विशेषकर अभिभावकों के भी मन में बहुत सारी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अपने बच्चों से होती हैं और कई बार उन्हीं अपेक्षाएं और आकांक्षाओं का बोझ बच्चों के लिए बहुत भारी बन जाता है। हमारे जीवन में सफलता और असफलता दोनों का 50-50% चांस होता है। बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम सफलता को स्वीकार करते हैं तो हमें असफलता को भी स्वीकार करना चाहिए। कई सारी वजह हो सकती हैं विद्यार्थी या बच्चे के असफल होने में, और मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं ये समझता हूँ और मैंने ये अनुभव किया है कि विद्यार्थी असफल हुआ है उसमें केवल विद्यार्थी असफल नहीं हुआ, वो अभिभावक भी एक अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में असफल हुए, उसके शिक्षक, उसके गुरु के रूप में असफल हुए। इसलिए उसका सारा दोष केवल और केवल विद्यार्थी पर बंधना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। असफलता के क्या कारण रहे, अगर हम उनका विश्लेषण करेंगे तो कहीं न कहीं हमें समझ में आएगा कि माता पिता ने भी समय रहते इस बात पर गौर नहीं किया कि बच्चे की उत्तरोत्तर जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो निरंतर गिरती चली गई है। कभी भी उन्होंने विद्यालय में संवाद स्थापित नहीं किया होगा विषय अध्यापकों से या कक्षा अध्यापक से। और अगर विद्यार्थी के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या चल रही है, उसके अगर दोस्तों से अनबन चल रही है या कोई रिश्ते में तनाव चल रहा है या कोई और दूसरे बच्चे उसकी बुलिंग कर रहे हैं, तो ऐसी किसी समस्या पर अभिभावकों ने शायद ध्यान नहीं दिया हो, यह भी वजह हो सकती है। मुख्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी को हम सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार विद्यार्थी ही नहीं, अभिभावक और उसके शिक्षक भी उतने ही दोषी हैं उसके असफलता के पीछे। इसलिए असफलता के लिए केवल विद्यार्थी को दोषी मानना और उसको भला बुरा कहना या उसको डांटना ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, सर दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहले ही प्रयास में सफल हुआ हो और जो हमेशा ही सफल होता रहा हो। आप दुनिया के बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स को देख लीजिए। महान सचिन रमेश तेंदुलकर जी ने 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन वो भी हर मैच में सेंचुरी नहीं लगा पाते थे। जिन्होंने 24 साल एक ही कार्य किया, वो व्यक्ति भी किसी दिन शून्य पर आउट होते थे और वो भी असफल होते थे। तो आप एक ऐसे बच्चे से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि एक साल सिलेबस पढ़ने पर उनको सर्तिया ही पास होना होगा या उनको सर्तिया ही पास होना ही चाहिए। तो इसलिए मेरा अभिभावकों से ये अनुरोध है कि सफलता के साथ साथ असफलता को भी स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सफलता के साथ असफलता को भी स्वीकार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो असफलता लगातार या मिल रही है उसको किस तरह से दूर किया जाए। एक दूसरे से संवाद करें, विद्यार्थी से संवाद करें, अपने बच्चों से संवाद करें और जो उसको समस्याएं आ रही है उसको ध्यान से सुने और उसका हल निकालें। ये संवाद बहुत जरूरी है। सर एक चीज और आती है कि जैसे परीक्षा के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो विद्यार्थी जो होता है, यानी हर विद्यार्थी ये चाहेगा, क्योंकि आप प्राचार्य भी हैं, तो उसको सर थोड़ा ये गाइड करें कि उसकी दिनचर्या कैसी हो कि जो उसको परीक्षा के दौरान उसको बहुत सपोर्ट मिले। और जैसे खान पान की भी अगर हम बात करें तो किस तरह का खान पान हो उसका? जरूर सर, आप एक नियमित टाइम टेबल को फॉलो करें। आप इस तरह से अपना समय सारणी बनाएं कि कोई विषय अगर मुझे कठिन लगता है तो उस विषय को मैं प्रतिदिन थोड़ा सा ज्यादा समय अलॉट करूं। जिस विषय में मेरा परफॉर्मेंस अच्छी है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, उस विषय को आप
तुलनात्मक रूप से कम समय दे सकते हैं। और इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाकर आप तय कीजिए कि मुझे परीक्षा के दिनों में या परीक्षा से पहले या वर्ष भर मुझे रोज 5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे मुझे सिटिंग देनी है। अगर ऐसे निरंतर हम अभ्यास करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कभी तनाव होगा या परीक्षा के नाम से डर लगेगा। जी सर, एक चीज और मैं, एक महत्वपूर्ण बात है वो पूछना चाहता हूँ कि आजकल ऑनलाइन का भी जमाना है कि बच्चे ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ते हैं, तो क्या सभी बच्चे इसको लेकर के हैं कि भाई सभी पढ़ रहे हैं तो वो ऑनलाइन से समझ जाएंगे, या कोई है तो सामने बैठा कर उनको समझाएं? तो इन दोनों को सर किस तरह से तालमेल देखते हैं आप? ये कोरोना काल में चूंकि फेस टू फेस क्लासेज नहीं हो सकती थी, इसलिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था निकल कर आई जो एक उन बच्चों के लिए ये वरदान साबित हो सकती है जो दूर दराज के इलाके में बैठे हैं, जो जिनको डायरेक्ट फेस टू फेस क्लासेस किसी भी वजह से नसीब नहीं होती है। पर ये केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ये मुख्य व्यवस्था या आम व्यवस्था का स्थान कभी नहीं ले सकती। फेस टू फेस क्लासेज में बच्चे को ये प्रिविलेज होता है कि वो उसी समय अपने शिक्षक से अपना सवाल पूछ सकता है, कुछ नहीं समझ में आया तो अपने साथियों से डिस्कस कर सकता है, और आई कांटेक्ट रहता है। विद्यार्थी और शिक्षक का एक दूसरे से आंखों से कांटेक्ट रहता है, जिसको देखकर भाप सकता है शिक्षक, बच्चों के हाव भाव से ये भाप सकता है कि उनका पढ़ाया हुआ वो विषय वस्तु या टॉपिक बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है फेस टू फेस क्लासेज में। ऑनलाइन क्लासेज में आजकल एक जो बहुत बड़ी समस्या और निकल कर सामने आने लग गई है, ये सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं तो उनका ध्यान कहीं दूसरी एक्टिविटीज में होता है, और जिसको नियंत्रित कर पाना या जिसके ऊपर चेक कर पाना शिक्षक के लिए मुश्किल होता है। बच्चे सोशल मीडिया उसी समय इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोई वीडियो देख रहे होते हैं, या अपने दूसरे बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, जिसके ऊपर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो केवल और केवल कोरोना काल में एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उभर कर आई थी, या फिर बड़े बच्चों के लिए जो कॉलेज गोइंग या हायर स्टडीज में जो है, उन बच्चों के लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो अपने करियर के प्रति बहुत जागरूक भी है, उन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज ज्यादा बेहतर एक विकल्प हो सकता है। पर स्कूल गोइंग किड्स जो क्लास 10 और 12 में पढ़ रहे हैं, जो थोड़े से टेंडर एज में है और अभी थोड़ा ना समझ है, वो अपना भला बुरा उतना नहीं जानते, इसलिए उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स हो रहा है, जिसके ऊपर हमें सभी को विचार करना होगा और उनके मोबाइल के इस्तेमाल के समय को सीमित करना होगा। इसके लिए अभिभावकों को, शिक्षकों को, सभी को मिलकर विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा और उनको एक सीमित समय के लिए ही मोबाइल फोन यूज करने के लिए देना होगा। जी सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, आपने एक और सवाल पूछा था इससे पहले वाले सवाल में कि परीक्षाओं के दौरान क्या खाने पीने पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है सर। परीक्षाओं में हम बीमार होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम 2 या 4 दिन के लिए भी बीमार पड़ते हैं तो हमारा एक विषय का पेपर खराब हो सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स लें, तरल पदार्थ आप ज्यादा से ज्यादा लें, पानी या जूस या मिल्क, और हल्का खाना खाएं। बहुत गरिष्ठ भोजन करने से आपको आलस्य और नींद आ सकती है, आपको आलस्य हो सकता है। ऐसे में आप ज्यादा देर तक कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे और आप ज्यादा समय तक बैठकर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप हल्का आहार में आप निरंतर पानी पीते रहें, और हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद छोटे छोटे आप ब्रेक लें। पढ़ाई के दौरान आप 10 मिनट के लिए अपना बालकनी में टहल लिए, वॉशरूम चले गए, या किचन में जाकर कोई फल उठाकर खा लिया। इस तरह से आपकी मोनोटोनी भी टूट जाएगी। फल खाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो फलों को अधिकतर आप प्रेफरेंस दें खाने में, हल्का खाना खाएं और पेय पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लें, विशेष रूप से पानी, क्योंकि आपका खाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट होता है एग्जाम्स के दिनों में आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण
जानकारी दी कि बच्चे थोड़ा तरल पदार्थ भी लें, फ्रूट भी खाएं और कंटिन्यूस सिटिंग ना करके थोड़े थोड़े टाइम में बैठें और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो और उसको उनको एनर्जी भी मिलेगी और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। सर एक और जो चीज आती है, मैं माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती हैं अपने बच्चों से सभी को, और वो अपेक्षा पे जैसे खरा नहीं उतरता या फिर अनावश्यक दबाव उस पे बच्चे पे बनाया जाता है कि नहीं वो कैपेबल नहीं है किसी चीज के लिए, लेकिन उसको कैपेबल बनाने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। कई बार तो माता पिता शायद बहुत ज्यादा फोर्सली भी बोल देते हैं, तो ऐसे बच्चे के नेगेटिव असर पड़ता है सर बच्चे पे। तो क्या कहेंगे इस चीज को लेकर, माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से बच्चे से अपने बातचीत करें या उसको समझाएं, या क्या अभिभावकों की राय होगी आपकी? जी सर, दुर्भाग्य से हमारे समाज में अभिभावक बच्चे के जिंदगी से संबंधित सभी चुनाव अभिभावक करते हैं। इवन वो कौन सी स्ट्रीम ओप्ट करना चाहिए ये भी पेरेंट डिसाइड करते हैं, ना कि बच्चा, उसका खुद का इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड ये क्या है और वो क्या बनना चाहता है। और उसके पीछे बड़ी वजह होती है अभिभावकों की अपेक्षाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे होनहार बने, अच्छे नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र की सेवा करें और समाज राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। लेकिन ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक विशेष काम के लिए इस धरती पर भेजा है। हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, एक यूनिक है। उस सभी बच्चों से हम यह अपेक्षा करें कि या तो वो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, ये बिल्कुल इंसाफ की बात नहीं होगी। ये उस बच्चे के टैलेंट के साथ नाइंसाफी है और इवन समाज को भी आप एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक बेहतरीन चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता था, या मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था, या मैं एक बेहतरीन एंकर बन सकता था, और अगर या मैं अब एक शिक्षक बन गया हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पर यह दबाव डाला होता कि मुझे हर हाल में डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो हो सकता है कि समाज को या राष्ट्र को एक शिक्षक नहीं मिलता। तो ऐसे में अभिभावक अपनी अपेक्षाएं ना थोपे, बच्चों का एप्टीट्यूड, उनका काबिलियत, उनका इंटरेस्ट, उनके अपने सपने क्या हैं। हाँ, उनके अगर सपने अनरियलिस्टिक लगते हैं या ऐसे ख्वाब वो देख रहे हैं तो हम उनको सच्चाई से अवगत कराएं, पर अपनी अपेक्षाएं कदापि ना थोपें। उनका भी इंटरेस्ट जाने, उनकी काबिलियत को पहचाने कि किस फील्ड में वो बच्चा ज्यादा अच्छा कर सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर परीक्षा रूपी तनाव कभी उसको होगा ही नहीं। अगर मैं अपनी पसंद का खाना बनवा रहा हूँ तो उस खाने को खाने में मुझे कतई परहेज नहीं होगा और किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो समस्या तब होगी जब मैं दूसरे की पसंद का खाना खाऊंगा, तब मुझे। सिमिलरली अगर मैंने अपनी पसंद का फील्ड चुना है तो फिर मुझे परीक्षा के दिनों में तनाव फील होगा ही नहीं, क्योंकि वो मैं अपनी पसंद का और अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हूँ, जिसको करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति होगी, ना कि तनाव और भय और घबराहट। बिल्कुल, दिनचर्या में आनंद की अनुभूति होगी। सर एक हम वापस बात करें प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम की, तो हमेशा से ही उन्होंने बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं कि उनका तनाव दूर हो, अच्छे से पढ़ाई करें। इस बार का जो प्रोग्राम है वो कई मायनों में यानी अलग पेश हो रहा है, खास है। उन्होंने जो विशेषज्ञ हैं संबंधित उनको भी बुलाया है, तो सर क्या कहेंगे इस नवाचार के बारे में? ये जो नया फ्लेवर 8वें संस्करण में, परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है। इसका प्रभाव और अधिक होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में किसी ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है और बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उन व्यक्तियों ने भी परीक्षा का सामना किया है, उन्होंने भी तनाव का सामना किया है। तो उन्होंने कैसे उस तनाव रूपी माहौल से बाहर निकलने का प्रयास किया, या क्या योजनाएं बनाई और किस तरह से वो उस तनाव से बाहर निकल कर आए, जब वो अपनी कहानी बयां करेंगे तो विद्यार्थियों को ये समझ में आएगा कि तनाव होना एक स्वाभाविक
और एक नेचुरल प्रोसेस है। हम सभी तनाव से गुजरते हैं, लेकिन ये तनाव घबराहट और व्यग्रता में नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके जवाब हमें उन विशेषज्ञों से सुनने को मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे बहुत इससे लाभान्वित होंगे और उनके बताए हुए तरीकों से, उनके मंत्रों से वो भी अपने परीक्षा के तनाव को दूर करने में सफल साबित होंगे और इसका जरूर विद्यार्थियों को फायदा। सर, आखिर में हम चाहेंगे कि आप विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि परीक्षा का दौर अभी से शुरू ही होने वाला है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगा विद्यार्थियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, एक अच्छा मैसेज जो उनके बहुत काम में आए? मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि आप निरंतर पढ़ाई करें, अपनी तैयारी अच्छे से कर जाएं, आप अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप मेहनत करें और प्रयास करें। परिणाम के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचें, अभी केवल प्रोसेस के बारे में सोचें। अगर प्रोसेस हमारी अच्छी रही तो परिणाम अच्छा आ ही जाएगा, और अगर हम परिणाम के बारे में पहले ही सोचने लगेंगे तो फिर हम पर दबाव और हम पर तनाव आएगा और हो सकता है फिर उस दबाव में हमसे परीक्षा के दौरान गलतियां भी हो जाएं। इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप अपने प्रति ईमानदार और निष्ठापूर्वक तैयारी कीजिए, निष्ठावान बने रहिए अपने प्रति और अपनी काबिलियत के हिसाब से मेहनत कीजिए। और फिर भी अगर परीक्षा परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं आया तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल एक परीक्षा है, हमारे पूरे जीवन की परीक्षा नहीं है। आने वाले समय में हम ऐसे हजारों लाखों इम्तिहानों से गुजरेंगे और सोने की तरह, जैसे सोना कुंदन तप कर कुंदन बन जाता है, हम भी एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन जो स्पेशलिस्ट बनकर उभरेंगे। जी बिल्कुल, ये एक परीक्षा है और जीवन में बेहतरीन इंसान बनकर उभरेंगे, ये कहना है सर का। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ एक परीक्षा है, विद्यार्थी किसी प्रकार का तनाव ना ले, क्योंकि पढ़ाई वो करते हैं और पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो तनाव तो स्वाभाविक है, जिस सर ने भी कहा, तो तनाव आना स्वाभाविक है, लेकिन तनाव को बनाए नहीं रखना है और अच्छे से अपना परीक्षा और एग्जाम देना है, तो परिणाम भी श्रेष्ठ ही आएंगे। और किस सफलता असफलता जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो इसको ज्यादा नहीं सीरियसली लेना, तनाव नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया और मुझे आपके स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।